Good morning, students. Welcome. Today we will discuss reforms in agriculture. In our previous chapters, previous topics, we discussed that there were many problems in our agriculture sectors. Because of that problems, the productivity of agriculture sector was very low. To increase the productivity of agriculture sectors, there were many reforms implemented in agriculture sectors. तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए कई रिफॉर्म्स किए गए। उन रिफॉर्म्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्या होती है? टेक्निकल रिफॉर्म्स आर दोज रिफॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू द चेंज इन टेक्निक ऑफ कल्टीवेशंस। कि कल्टीवेशंस की जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक थी, हमारे फार्मर यूज करते थे, उस टेक्निक को चेंज किया गया। तो इसके लिए हमने क्या रिफॉर्म्स किया? We promoted use of HVY seeds. HVY means high variety yielding seeds. ये सीड्स अदर कंट्री से इंपोर्ट किए गए, मंगवाए गए। इन सीड्स के ऊपर केमिकल लगा होता है जिसको कीड़े नहीं खा सकते, जो धरती के अंदर होते हैं, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। सेकंड हमने क्या प्रमोट किया? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अर्लियर हम लोगों ने देखा हमारे फार्मर्स लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए फिलोविंग का सहारा लेते थे। फिलोविंग मीन्स इज द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम्स सो दैट लैंड रीगेन इट्स फर्टिलिटी। तो क्या प्रैक्टिस होती है कि लैंड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो, 2 साल तक। इससे क्या होगा? लैंड अपनी फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊ शक्ति को फिर से रीगेन कर लेगी, वापिस ले लेगी। तो इससे नेचुरल बात है, फार्मर्स को 2 साल तक विदाउट कल्टीवेशन रहना पड़ता था। तो इसके लिए हमने क्या किया? लैंड की फर्टिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए केमिकल्स को प्रमोट किया गया, जैसे नाइट्रोजन्स, फास्फोरस, यूरिया खाद दी गई जो केमिकल्स वाली थी, ताकि लैंड की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्ट क्या होता है? कीड़ा। पेस्ट भी कीड़ा होता है। साइड मीन्स मर्डर, यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हमने देखा होगा फसलों को कीड़े लग जाते हैं, सुंडी लग जाती है, तो फार्मर्स को लॉस होता है। तो हमने किसको? क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को प्रमोट किया, ताकि क्रॉप प्रोटेक्शन हो सके, फसलों का बचाव हो सके। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये क्या है? जैसे बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन प्रॉपर साइंटिफिक वे में बिजनेस करता है, सिमिलरली वो टेक्निक, वो साइंस मैनेजमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर प्रमोट की गई। यानी जैसे कि फार्मर्स अपनी सॉइल की टेस्टिंग करवा सके, उसके लिए लैब्स ओपन की गई हैं। क्रॉप रोटेशन, यानी फार्मर्स क्या करते हैं? एक ही क्रॉप्स को बार बार प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। फार्मर्स को सलाह दी गई कि हर साल फसल बदल बदल कर खेती करें, इससे लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट के लिए लगभग 23 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है, रिसर्च चलती रहती है। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशंस क्या होता है?
यानी कल्टीवेशन के लिए मशीनों का यूज, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, सो मैनी इक्विपमेंट्स, मशीन्स को बढ़ावा दिया गया। अब इस मशीन्स को परचेज करने के लिए फाइनेंस की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने ये मशीन्स फार्मर्स को सब्सिडी रेट पे, कम रेट पे प्रोवाइड करवाई। फार्मर्स को लोन दिए बैंक के थ्रू, सो दैट फार्मर कैन परचेज दीज मशीन्स। तो इन मशीनों से क्या होगा, जो कल्टीवेशन है, जो फार्मिंग है, वो आसान हो जाएगी, लेस कॉस्टली हो जाएगी, फार्मर्स की कॉस्ट बचेगी और एग्रीकल्चर उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो दीज वर्स टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब आते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, संस्थागत सुधार। अब ये क्या रिफॉर्म्स थे जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि अंग्रेज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सिस्टम छोड़ के गई थी, जमींदारा सिस्टम्स ऑफ लैंड्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, खत्म कर दिया वो सिस्टम कि जो टेलर्स थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, दे वर मेड द ओनर ऑफ लैंड्स, कि जो खेती करेगा वही लैंड का मालिक है, जो खेती नहीं करता उनसे वो लैंड ले ली गई और टेलर्स को उसका स्वामी बना दिया गया। यानी जो इंटरमीडिएट्स थे, जमींदार थे, वो खत्म कर दिए गए। यानी टेलर्स वर मेड द ओनर ऑफ लैंड होल्डिंग्स। रेगुलेशन ऑफ रेंट, फिर हमने देखा था रेंट सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था। जो लैंडलॉर्ड थे अपनी मर्जी से रेंट लेते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेट कर दिया कि रेंट कितना होगा, 1/3, मतलब 1/3 रेंट, 1/3 कॉस्ट एंड 1/3 टीलर्स, जो खेती करेंगे उनका होगा। यानी तीनों को बराबर, 1/3 कॉस्ट हो जाती है, 1/3 रेंट जाएगा, 1/3 टीलर रखेगा, जो टोटल क्रॉप्स होगी, टोटल क्रॉप्स की वैल्यू का। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फिर हमने देखा कि हमारे फार्मर्स की लैंड, जो थोड़ी सी लैंड होती थी, पीस ऑफ लैंड होता था, वो भी क्या था, स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था अलग अलग जगह पर। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी का एक्ट बनाया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब जो स्कैटर्ड लैंड है फार्मर्स की, अलग अलग जगह बिखरी हुई है, फार्मर्स वर गिवन ए चांस, एक चांस, अवसर मिला कि वो फार्मर्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बार्गेनिंग के साथ अपनी लैंड्स को एक जगह पर इकट्ठी कर ले, उठाकर नहीं। मतलब एक फार्मर ए है, एक फार्मर बी है, एक फार्मर्स की 2 हेक्टेयर लैंड यहां पे है, बी फार्मर्स की 2 हेक्टेयर लैंड इसके साथ है, ए फार्मर्स की 3 हेक्टेयर लैंड यहां पे है और बी की भी यहां पे 3 है। ठीक है, तो क्या करें, फार्मर्स जो अपनी बी की जो लैंड है वो इसको ए को दे दे, यहां से रख ले, तो इससे क्या होगा, इसकी लैंड यहां पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इससे फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर करना, उसकी मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल हो जाएगी, बचत कारक हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ाएगी। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट। तो कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एक एक्ट पास किया कि एक फार्मर मैक्सिमम कितनी हेक्टेयर लैंड अपने पास रख सकता है। दिस इज कॉल्ड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड हेक्टेयर। अब जो सरप्लस लैंड होगी, दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस डीलर्स। कि जो सरप्लस लैंड होगी, जो मानो गवर्नमेंट ने किसी के पास 20 हेक्टेयर लैंड है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 10 हेक्टेयर फिक्स कर दी,
तो इसे 10 हेक्टेयर लेकर किसको दे दो, जो लैंड स्टीलर है। इससे ही क्या होगा, इक्वेलिटी प्रमोट होगी, इक्विटी प्रमोट होगी और इंप्लॉयमेंट भी प्रमोट होगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स कोऑपरेटिव, this practice is promoted to increase productivity as well as to reduce the cost of farming। ये प्रैक्टिस प्रमोट की गई ताकि फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है, लागत है, वो कम हो जाए। कैसे, क्या होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्मॉल फार्मर्स विल पुल मीन्स इकट्ठा करेंगे देयर रिसोर्सेज एंड डू फार्मिंग्स इन कोऑपरेटिव वे। मतलब 5 फार्मर्स हैं, ए बी सी डी, अब ये मिलकर एग्रीकल्चर करेंगे। मतलब जो भी एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है वो इकट्ठी करेंगे, जो सीड्स लेके आना है इकट्ठा मिलके लेके आएंगे, इकट्ठा लेके आएंगे तो सस्ता मिलेगा। पहले 5 लेने जाएंगे, अब एक जना जाएगा लेके आएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगी। एक दूसरे को फार्मिंग में हेल्प करेंगे। जब सेल का टाइम आएगा अपनी क्रॉप्स को ये इकट्ठा कर लेंगे, जो ट्रेडर होगा वो खुद इनके पास आएगा, इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, इनको क्रॉप्स के अच्छे रेट मिलेंगे। तो दिस वाज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो दीज आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स,